गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग मेटाबॉलिज्म को देख लेते हैं थोड़ा सा एक नज़र में। इससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। पहले मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। तो शरीर को स्वस्थ और जीवित बनाए रखने के लिए हमेशा हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं चलती है। कैसे? तो जीवित कोशिकाएं जितनी हमारे शरीर में है वो हमेशा एक्शन में रहती हैं, वो क्रिया करती रहती हैं। यानी सरल भाषा में कहें तो कोशिकाओं की क्रियाशीलता को ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, बहुत सरल भाषा में। लेकिन इतना सरल है नहीं, तो बहुत सिंपल हम लोग कह रहे हैं। यानी जब वो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, यानी कोशिका जब क्रियाशील होती है, तो उस दौरान क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है, ऊर्जा का भंडारण भी होता है, उपयोग भी होता है, भंडारण भी होता है। अब देखिए मेटाबॉलिज्म से क्या क्या होता है, बहुत सिंपल सरल भाषा में। शरीर में होम्योस्टेटिस बना रहता है, यानी शरीर की सम स्थिति बनी रहती है, होम्योस्टेटिस। शरीर ऊर्जावान बना रहता है। मेटाबॉलिज्म खराब होता है, इसीलिए कहा जाता है ना कि जो आपका डायबिटीज वाली बीमारी है वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। मेटाबॉलिज्म आपका खराब हो गया, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन डायबिटीज के कई कारण हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म भी एक है। ऊर्जा का उत्पादन होता है, न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्शन होता है। कोशिका से जो गैर जरूरी पदार्थ है इसको बाहर निकालना है, वो यूरिन के थ्रू बाहर भी निकलता है। तो गैर जरूरी पदार्थ जो है निकलता रहता है, फिर वो ब्लड में मिल करके फिर छन करके बाहर निकलता है। शरीर के लिए क्षेत्र, अब देखिए एक एक चीज हम लोग पहले अब समझते हैं, इसमें मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। शरीर के लिए 6 तरह के अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन वाले में ये जानते हैं कौन कौन सा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, ये 6 पोषक तत्व की जरूरत होती है। रोज हम लोग इसको लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन और कुछ खनिज लवणों से शरीर का निर्माण होता है। शरीर में टूट फूट हुई या कोशिका का निर्माण करना, वो प्रोटीन से और कुछ खनिज लवण से होता है। कुछ खनिज लवण और विटामिन एंजाइम के प्रभाव को बढ़ाते हैं। कुछ खनिज लवण और विटामिन क्या करते हैं? एंजाइम्स को उत्प्रेरित करते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। और कोशिकाओं की क्रियाशीलता जो है उसको कंट्रोल में रखना भी जरूरी है, उसको कंट्रोल करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म किसको कहता है, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। मेटाबॉलिज्म में 2 चीजें होती है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। दोनों को मिला करके मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला करके मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है? तो एनाबॉलिज्म में कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया होती है, और कैटाबॉलिज्म में कोशिकाओं के टूटने की क्रिया होती है। सिंपल, फिर भी और हम लोग देखते हैं। पहले कैटाबॉलिज्म देखते हैं। शरीर के अंदर ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है जो शरीर को बनाए रखने के लिए जटिल जो अणु होते हैं, जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको छोटे और सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट जब तक हम जो खाते हैं वो जब शरीर में टूटेगा नहीं तो शरीर में उस सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, फिर हमें ऊर्जा मिलेगी नहीं। इस टूट के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है, उसको एटीपी कहते हैं। ऊर्जा मुक्त हो रही, कैटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं। इस ऊर्जा का इस्तेमाल कोशिकाएं अपने कार्य के लिए करती हैं। और जब कार्य के लिए एटीपी का इस्तेमाल करते तो इस दौरान कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जिसकी शरीर को कोई जरूरत नहीं होती, नहीं होते तो वो फिर बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है वो सेमी होता है, यानी उससे कुछ चीजें अंदर जा सकती, कुछ बाहर निकल सकती, कुछ चीजें नहीं भी जा सकती हैं। तो सेमी परमेबल होता है वो। टूट फूट की इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो शरीर में जो गर्मी बरकरार होती है, कैसे गर्मी बरकरार होती है? तो कोशिका हमेशा क्रिया करती रहती है, उस दौरान एटीपी के साथ साथ हीट भी उत्पन्न होता है। काम होगा तो हीट उत्पन्न होगा, तो शरीर में इसलिए गर्मी बनी रहती है। जैसे कि प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है। पढ़ेंगे अभी हम लोग एक एक चीज को। फिर आते हैं एनाबोलिज्म, इसको उपचय कहते हैं ना। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म मिला के मेटाबोलिज्म होता है। कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म मिला के मेटाबोलिज्म होता है, ध्यान रखिएगा अगर आ जाए तो। एनाबोलिज्म हम लोग देखेंगे, इस क्रिया में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत होती है। एनाबोलिज्म को बायोसिंथेसिस भी कहा जाता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत भी होती है एनाबोलिज्म। यह सहज भाषा में कहे तो छोटे अणु मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान एटीपी की खपत होती है। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, उससे उससे उल्टा हो गया। जैसे एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण हो गया, वहां प्रोटीन का एमिनो एसिड में टूटना, एक में टूट रहा है, एक में मिल करके बन रहा है।
अब हम लोग ये जो एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म देखा, जिसको कि मेटाबॉलिज्म कहा गया है, तो अब एक एक चीज का मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने खाया, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, तो हम देखिए कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म देखते हैं, फिर प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म देखेंगे। हम भोजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च और शर्करा के रूप में ग्रहण करते हैं, स्टार्च खाते हैं या हम चीनी खाते हैं, और जब वो चीनी या स्टार्च हमारे शरीर में जाता है तो पाचन होता है। पाचन के दौरान क्या होता है, उस चीज पर, जैसे हमने चावल खाया, चावल को चबाया, चबाने के दौरान उस पर सलाइवा आया, तो उसको तोड़ना, मुंह से ही टूटना शुरू हो जाता है, थोड़ा पाचन, उसको पाचन कहते हैं, पाचन शुरू हो जाता है। फिर वो और आगे बढ़ा तो पेंक्रियाटिक जूस निकला, उस जूस ने फिर उसको तोड़ना शुरू किया। फिर इंटेस्टाइनल जूस निकलता है, वो उसको तोड़ना शुरू करता है। फिर एंजाइम्स निकलता है, एंजाइम्स उस पर क्रिया करता है, और इतनी क्रिया के बाद क्या होता है, वो मोनोसेक्राइड्स में बदल जाता है, यानी ग्लूकोज में। जो हमने चावल खाया, रोटी खाई, हमने जो शर्करा लिया यानी चीनी वगैरह खाया, वो ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स है ग्लूकोज, ध्यान रखिए। मोनो, मोनो मतलब कितने अणु हो गए, मोनो में कितने अणु होंगे, 1 2 3 4 5 6 कितने अणु होंगे, मोनो मोनो मोनो, एक एक अणु होगा। अब ये छोटी आंत में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पाचन में कि छोटी आंत में जो विलाई होता है, छोटे छोटे जो अंकुर निकले होते हैं, वो उसको चूस लेता है। तो उसी को चूसेगा, जो टूटा होगा, तो ग्लूकोज जो है मोनो है, ग्लूकोज को वो खींच लेता है, अवशोषित करता है। और विलाई जो है रक्त केशिकाओं में, ब्लड कैपिलरीज से जुड़ा होता है, फिर ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ब्लड कैपिलरीज बहुत पतला पतला होता है। ब्लड कैपिलरीज देखना हो अगर आपको, आंखों में साफ साफ देख सकते हैं, ऐसे किसी बच्चे के सामने, ऐसे किसी आंख में ऐसे देखिए, बोले आंखें खोल के रखो, उसमें ब्लड कैपिलरीज आपको दिख जाएगा। तो उसमें पहुंचता है, फिर यहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड में, और ब्लड से फिर कहाँ पहुंचेगा, यहाँ से पोर्टर सिरा होती है, पोर्टर सिरा। आजकल भी पोर्टर होते हैं ना, यहाँ से किसी के यहाँ सब्जी पहुंचाना और टिफिन में पैक कर दीजिए, पोर्टर पहुंचा देगा। पोर्टर वेन के द्वारा लिवर में पहुंच जाता है, पोर्टर वेन के लिए। हाँ, जैसे नेहा जी के यहाँ पहुंचाना हो, यहाँ से चटनी बनाएंगे, नेहा जी के यहाँ जो है पहुंचा देंगे। हमने भट्ट खरीदा है, भट्ट को भून दिया, अब नेहा जी के यहाँ पहुंचा देंगे, पोर्टर कर देंगे। हालांकि जितने का सामान है उससे ज्यादा खर्चा लग जाएगा, अलग बात है। पोर्टर वेन के द्वारा लिवर में पहुंचता है, देखिए लिवर में पहुंच रहा है। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट टूटा, ग्लूकोज वो लिवर में पहुंचा, लिवर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद जो बच जाता है उसे पैंक्रियाज से स्रावित इंसुलिन क्या करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म में क्रिया कैसे होगा, तो लिवर जो है सेल्स को भेजेगा, सेल्स अपना ग्लूकोज का इस्तेमाल किया, लेकिन कितना इस्तेमाल करेगा। अब बस महीने में आप लोग मान लो 2 लाख रुपए कमाते हो, 10,000 खर्च होगा या 50,000 खर्च होगा, 1.5 लाख तो कहीं जमा करोगे बैंक में। 1.5 लाख जमा कैसे होगा, कोई तो बैंक में जाएगा जमा करने। तो पैंक्रियाज से जो इंसुलिन का स्राव होता है, वो उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसको, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को कौन बदल देता है ग्लाइकोजन में, इंसुलिन बदल देता है ग्लाइकोजन। इंसुलिन बदल दो काम करता है, कुछ को तो ग्लाइकोजन में बदल देता है, कुछ को भेज देता है कि जाओ जल्दी से टूट फाट करके अपना ऊर्जा प्रदान कर दो, दोनों काम करता है। तो स्टोरेज को तौर पर ये जमा हो जाता है। जनरली स्टोरेज को तौर पर कहाँ कहाँ जमा होता है ग्लाइकोजन, ये लिवर में जमा होता है, या आपके टिश्यू, इसमें क्या कहते हैं, मांसपेशियों में, टिश्यूज में जमा हो जाता है, 2 जगहों पर जमा हो जाता है। इसके बाद भी बाकी का ग्लूकोज जो है वो संतृप्त वसा में बदल जाता है, अगर बाद में बचा हुआ तो वो सेचुरेटेड फैट में बदल जाता है। ये सेचुरेटेड फैट वसीय उत्कक यानी एडिपोज टिश्यूज में जमा हो जाता है, तो वही हुआ फैट इसमें मसल्स वगैरह में आ जाता है, जिनके मसल्स में ज्यादा हो गया। इसीलिए लिवर जो है स्टोरेज का काम करता है, तो लिवर सबसे पहले फैटी लिवर हो जाता है। जनरली किसी का भी चेक कराएंगे, थोड़ा वजन बढ़ गया, फैटी लिवर की समस्या आ जाती है। संचित ग्लाइकोजन का क्या होता है, जो ग्लाइकोजन बना, इंसुलिन। अच्छा एक बार बताइए, इंसुलिन कौन से, पैंक्रियाज के कौन से सेल से निकलता है इंसुलिन, जल्दी बताइए। बीटा सेल से, बीटा सेल। इसीलिए बीटा सेल्स अगर आपके अंदर खत्म हो जाता है तो जो हमें बीमारी होती है, वो कौन सी बीमारी होती है, टाइप 1 सर, टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज में कौन सी डायबिटीज होगी, टाइप 1 डायबिटीज होगी। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सबको आना चाहिए, सिर्फ भारती जी को ही क्यों। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, बीटा सेल्स जो आपके पैंक्रियाज में होता है, वो बीटा सेल्स तकरीबन खत्म हो जाता है, उस पर हमला होकर वही खत्म हो गया। तो बीटा सेल खत्म तो इंसुलिन निकलेगा नहीं, इंसुलिन निकलेगा नहीं तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। इसीलिए जो
टाइप 1 डायबिटीज होता है, उसमें इंसुलिन हमें बाहर से इंजेक्शन के द्वारा लेना पड़ता है। संचित ग्लाइकोजन का क्या होता है, जो इंसुलिन ने ग्लाइकोजन हमारे एडिपोज टिश्यूज में और लीवर में जमा कर दिया, उसका क्या होता है, जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं तो शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत होती है। लीवर में मौजूद जो ग्लाइकोजन है फिर ग्लूकोज में बदलेगा, वो टूटेगा, ग्लाइकोजन फिर टूटेगा। ग्लाइकोजन मतलब कई ग्लूकोज का गुच्छा, वो टूट के फिर ग्लूकोज में बनेगा, ग्लूकोज में बनेगा तो कोशिका में जाएगा, कोशिका में फिर एटीपी प्रदान करेगा उधर से। लेकिन ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलेगा कैसे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला किसने, इंसुलिन ने। अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलेगा, तो ग्लूकेगॉन जो है, ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन, मेन ग्लूकेगॉन है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। यानी ग्लूकेगॉन और एपिनेफ्रिन ही ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। अब ये ग्लूकेगॉन कहाँ से निकलता है, ये ग्लूकेगॉन कहाँ से आता है, कोई बताएंगे? अल्फा से। अल्फा सेल्स जो पैंक्रियाज में होता है वहां से ग्लूकेगॉन निकलता है, ध्यान रखिएगा। ये ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंचता है, वहां ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी ध्यान, क्या पता कई बार एटीपी देकर के पूछ दे, एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और उष्मा उत्पन्न करता है। साथ ही इस दौरान कुछ व्यर्थ पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए कैसे होता है, ये है आपका कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, ये ग्लूकोज का है केमिकल फॉर्मूला C6H12O6, C6H12O6। इससे आपके ऑक्सीकरण हो रहा है तो 6 ऑक्सीजन, 6O2 इससे जुड़ा, 6O2 जुड़ा तो क्या हुआ, 6CO2, इसको तोड़ दिया, 6CO2 निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O, 6 जल के अणु बन गए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बन गए और एटीपी भी निकल गया। ग्लूकोज, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, किडनी के द्वारा यूरिन के रूप में जल बाहर निकाल दिया जाता है या पसीने के द्वारा निकल जाता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने पर, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो यही ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। देखिएगा, अब ये आप लोगों ने कई बार ये महसूस किया होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, शरीर में ऐंठन होनी शुरू होती, क्रैम्प आता है, दर्द का अनुभव होता है। ये अक्सर कहाँ होता है, जब आप पहाड़ी इलाके में चढ़ते हो और मेहनत कर रहे हो, हाथ ऊपर है, चल रहे हैं, किसी चीज को पकड़ के ऐसे कर रहे हैं, तो वहां आपकी मेहनत हो रही, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी और पहाड़ के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो वहां जो शरीर में दर्द शुरू होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। आपको एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज टूटना जा रहा है लेकिन टूट नहीं पा रहा है क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, कम मिल रहा है, शरीर को ज्यादा चाहिए, तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल गया। लैक्टिक एसिड का काम ही है कि आपको ऐंठन और दर्द जो है वो उत्पन्न करेगा। अब फिर जब ऑक्सीजन की मात्रा मिलने लगती है तो यही लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और जल में फिर बदल जाता है। ऐसा तो है नहीं को दर्द हमेशा रहता है, दर्द फिर ठीक भी हो जाता है, जो बचता है वो लैक्टिक एसिड ग्लाइकोजन में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चलता रहता है, रूप बदलता रहता है, गिरगिट की तरह अंदर रूप बदलता रहता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा किसका किसका मेटाबॉलिज्म पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का, उसमें ये सारी चीजें आएंगी, छोटी छोटी चीजें मैंने निकाल करके रखा हुआ। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म। भोजन करते हैं तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हम लोग ग्रहण करते हैं, वैसे अमीनो एसिड्स 22 प्रकार के होते हैं लेकिन 20 प्रकार के मान के चलिए हम लोग ग्रहण करते हैं मोटा मोटा, जिसमें 2 पार्ट में इसको हम लोग बांटते हैं, आवश्यक अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी गैर आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल वाला पूछा जा सकता है कितने प्रकार, कितने होते हैं, इनकी संख्या 9 होती है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं 9 होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो 11 होते हैं संख्या में। अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, ये वो अमीनो एसिड्स हैं जिन्हें हमारा शरीर स्वयं नहीं बना सकता है तो हमें बाहर से लेना ही पड़ेगा। अंडा से लें, मीट से लें, दूध से लें, सोयाबीन से लें, एक किनवा आता है किनवा से लें, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। ये कौन सा एसेंशियल मतलब बाहर से लेना पड़ रहा है, नॉन एसेंशियल मतलब बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये शरीर ही बना लेगा, शरीर खुद ही अंदर प्रक्रिया करके ये प्रोटीन को बना लेगा। 11 प्रकार के होते हैं शरीर के अंदर,
संश्लेषण होता है, संश्लेषण से ये प्रोटीन हमारे अंदर बनते रहते हैं। कौन बनाता है? तो कोशिका बनाता है। कोशिका में भी कहाँ एमिनो एसिड्स का निर्माण कोशिका में होता है, आगे देखेंगे हम लोग। हम लोगों ने पहले देखा होगा मेरे ख्याल से। वैसे एमिनो एसिड्स 22 प्रकार के होते हैं, 2 रेयर एमिनो एसिड्स भी होते हैं। आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। भोजन जब हम कर रहे हैं तो पाचक नली में प्रोटीन्स के ऊपर, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे देखा कि स्लाइवा से लेकर के गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, फिर एंजाइम्स उस पर जो है क्रिया कर रही है, तो प्रोटीन्स के ऊपर भी गैस्ट्रिक जूस की क्रिया होगी, पैंक्रियाटिक जूस की क्रिया होगी, इंटेस्टाइनल जूस की क्रिया होगी। इन सब की क्रिया तो प्रोटीन्स पर भी हो रही है। इस क्रिया के बाद क्या होता है, ये प्रोटीन एमिनो एसिड्स में बदल जाता है। प्रोटीन जो टूटता है, उस टूटने के बाद उसको एमिनो एसिड्स कहते हैं। प्रोटीन टूट कर क्या बनता है? एमिनो एसिड्स बनता है, ध्यान रखिएगा। और फिर उसी प्रक्रिया से जो पेट के छोटी आंत में जो विलाई है वो उसको खींच लेता है, खींच करके रक्त में, फिर वही पोर्टर वेन से वो जो है लीवर में पहुंचा दिया जाता है। लीवर एकदम स्टोरेज एरिया, वहां पहुंच गए, प्रोटीन भी पहुंच गया, फिर वहाँ जनरल ब्लड सर्कुलेशन में भी पहुंच जाता है। वहाँ लीवर से लीवर ही वितरित करेगा, जाओ यहाँ जाओ, कुछ तुम इधर, तुम इधर जाओ। अब ये कोशिकाओं के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। पोर्टर वैन से लीवर, लीवर ने भेजा, फिर अब कोशिका इस्तेमाल के लिए तैयार है, भोजन बनाइए। अब कोशिका क्या करता है, फिर क्या होता है देखिए। इन एमिनो एसिड से क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत होती है। तो उत्तक किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। कोशिकाओं की मरम्मत हो रही है तो टिश्यूज की मरम्मत हो रही है। और इस दौरान लिवर में भी एमिनो एसिड्स का संश्लेषण हो रहा है। एमिनो एसिड्स तो इधर तो गया ही सेल्स में, उत्तकों की मरम्मत तो हो ही रही है, वृद्धि भी हो रही है। हमारे शरीर में अगर कहते हैं प्रोटीन कमी हो जाए तो वृद्धि रुक जाती है। लीवर में भी एमिनो एसिड्स का संश्लेषण हो रहा है। लीवर में जो संश्लेषण हो रहा है उसका प्लाज्मा प्रोटीन बनता है लीवर में। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं वो नाम देख लीजिए। एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ से क्वेश्चन आता है जो अभी नीचे दिया हुआ मैंने। प्रोथ्रोम्बिन उसको कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन यानी रक्त का थक्का जमाने में किसकी किसकी भूमिका होती है? तो फाइब्रिनोजेन की भूमिका होती है, प्रोथ्रोम्बिन की भूमिका होती है, और विटामिन के की भूमिका होती है। ये पूरा प्रोसेस है, अगर इसको पढ़ने लगेंगे तो एक क्लास इसमें चला जाएगा। मोटा मोटा इसको देख लीजिए। रक्त का थक्का जमाने में इसमें से हो सकता है तीनों आ जाए, हो सकता है सिर्फ एक आ जाए, हो सकता है सिर्फ विटामिन के आ जाए। कैल्शियम की भी जरूरत है, कम मात्रा में होती है। तो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के और कैल्शियम, इन सब के मिलने से, क्रिया होने से रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन का संश्लेषण, मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण कुछ तो आपने देखा कि लीवर में भी होता है, कुछ का उधर सेल्स में हो रहा है। बाकी के जो अनावश्यक एमिनो एसिड्स हैं, अब जिनकी की जरूरत ही नहीं है शरीर को, जितनी जरूरत है उतना हमने यूज कर लिया, बाकी क्या होगा? तो लीवर में इसको रख लिया जाता है। लीवर में इसको संतुलित करने के लिए डीएमिनेशन की क्रिया होती है, उसको डीएमिनेशन क्रिया कहती है। इस क्रिया से क्या होता है? अमीनो एसिड्स 2 पदार्थों में विघटित हो जाता है। अब जो बचा हुआ एमिनो एसिड्स है बैंक में जमा होगा तो कैसे जमा होगा? उसको तोड़ दिया गया। कैसे तोड़ा गया? तो एमिनो एसिड्स का नाइट्रोजनी पदार्थ, एमिनो एसिड्स का अनाइट्रोजनी पदार्थ, 2 भागों में विघटित हो रहा है ये। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब बन रहा है प्रोटीन से। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। अमोनिया यूरिया में बदल जाता है जो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। और इधर जो है अनाइट्रोजनी पदार्थ जो होता है ग्लूकोज के रूप में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये होते हैं। इसका इस्तेमाल शरीर में ऊर्जा उत्पादन में होता है। ये यहाँ नहीं है कि ऐसा प्रोटीन जो है वो ऊर्जा नहीं उससे मिल सकता, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिल रहा है। कौन कौन से, अब देखिए कौन कौन से हार्मोन प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं। यानी प्रोटीन जो टूट रहा है ऊर्जा भी दे रहा है, कोशिकाओं की मरम्मत भी कर रहा है, थक्का जमाने में भी ब्लड का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए, प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन को शरीर जो इस्तेमाल करता है उसमें ग्रोथ हार्मोन जो जीएच है वो प्रोटीन संश्लेषण की दर को बढ़ा देता है। इंसुलिन जो हमारा है, जो बीटा सेल से निकलता है पेंक्रियाज से,
वो एमिनो एसिड्स को कोशिका में तेजी से पहुंचाता है। ये इंसुलिन के दोनों काम हैं। इंसुलिन तो उधर अगर ग्लूकोज के लेवल पे हमने देखा हुआ था तो ग्लूकोज को, कुछ ग्लूकोज को तो भेज दिया कोशिका को, जो बच गया उसको लिवर में ग्लाइकोजन बना के भेज दिया उसको जमा करके। इंसुलिन इतना ही नहीं, प्रोटीन को भी कोशिका में भेजता है। जय आपकी जरूरत है, उधर कोशिका की मरम्मत कीजिए। अब एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रोटीन का जो कैटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाता है, जिससे एमिनो एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है। एक है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन है। थायरोक्सिन हार्मोन से क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण की दर को ये भी बनाता है और प्रोटीन को ऊर्जा इस्तेमाल के लिए तोड़ता है और विघटित करता है थायरोक्सिन। आइए अब हम लोग देखते हैं, मोटा मोटा यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम देखते हैं फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। फैट का, फैट यानी वसा का। भोजन के बाद पाचक नली में पहुंचते ही फैट पर लाइपेज और पैंक्रियाटिक जूस की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और इससे ये फैटी एसिड में बदल जाता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कौन बदल जाता है, वसा बदल जाता है। छोटी आंत में जो हमारे विलाई हमने देखा, उससे ये नहीं खींच पाता, वो इसको नहीं खींच पाता है, क्योंकि उसका छेद छोटा होता है, ये अनुबरा होता है, थोड़ा मोटा होता है, फैट तो ऐसे ही बड़ा होता है। तो ये लेक्टियल्स के द्वारा, जिसको लसिका वाहिका कहते हैं हम लोग। लसिका वाहिका मतलब क्या होता है, जो कैपिलरीज कह सकते हैं। लसिका कैपिलरीज जो होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम का आपका पार्ट होता है, जिसको लेक्टियल्स कहते हैं, लेक्टियल्स इसको खींच पाता है। क्यों? क्योंकि लेक्टियल्स में जो छिद्र होता है वो बड़ा होता है, तो लेक्टियल्स इसको खींच पाता है। लेक्टियल्स में ये पहुंच जाता है, फिर वहां से लसिका में मिलता है, यानी लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम से ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फिर थोरेसिक वाहिनी के द्वारा, थोरेसिक डक्ट के द्वारा ब्लड में मिलता है। ब्लड में जाता है ये, लेकिन इसका तरीका, इसका रूट थोड़ा दूसरा है, दूसरे रूट से जाता है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाले रूट से अलग जाता है। फिर जरूरत के हिसाब से ये कोशिका में फैट भी पहुंचता है। कोशिका को भी फैट की जरूरत होती है। यही क्वेश्चन पूछा था, लेक्टियल्स वाला क्वेश्चन पूछा था। और जो लेक्टियल्स होते हैं, चूंकि फैट को ऑब्जर्व कर रहा है, इसीलिए उसका कलर कैसा होगा, लाल होगा, ब्लू होगा, सफेद होगा, कैसा होगा बताइए। सिंपल सा सफेद कलर होगा। फैट है ना, फैट सफेद है तो सफेद कलर का होगा, इसीलिए उसको दूधिया वाहिका भी कहा जाता है। लेक्टियल्स जो होता है क्या होता है, दूधिया जैसा होता है। मिल्क डक्ट भी कह दिया जाता है इसको, इस तरीके से। यहाँ पर एक दूधिया हो जाता है, एकदम सफेद सा होता है दिखने में। अब ये ब्लड में पहुंचा, तो ब्लड में पहुंच करके इसको जाना, इसको भी है कहाँ, लिवर में। लिवर में पोर्टर वैन जो है, फिर इसको लिवर में ब्लड से पहुंचाएगा। ब्लड में पोर्टर वैन एकदम तैयार है, जैसे आया उसको सफेद सफेद एकदम बढ़िया सा, उसको लिवर में पहुंचा दिया। लिवर में कुछ फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ऊर्जा में और हीट इसमें इस्तेमाल हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म के दौरान ग्लिसरॉल ग्लाइकोजन में बदल जाता है। देखिए, ग्लाइकोजन में बदल जाता है मेटाबॉलिज्म के दौरान। आइए आगे देखते हैं। अब वही फैटी एसिड का ऑक्सीकरण होता है, वहीं पर कहाँ पर फैटी एसिड का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो लिवर में फैटी एसिड का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन इसको मिला है, ऑक्सीकरण की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, तो ये व्यर्थ पदार्थ बन गया। दो, जितने जल की जरूरत है शरीर में उतना ठीक है, जो ज्यादा है वो बाहर निकल जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, अब एक कीटोन बॉडीज आता है। कीटोन बॉडीज क्या है, अगर फैटी एसिड का ऑक्सीजन अधूरा रह जाता है, ऑक्सीकरण सॉरी फैटी एसिड का ऑक्सीकरण अगर अधूरा रह जाता है, तो ऐसा एसिड बन जाता है जिसे कीटोन बॉडीज कहा जाता है। यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण नहीं हो पाया ठीक से, तो वो जो बन जाएगा, ऐसा एसिड बन जाएगा जिसको कीटोन बॉडीज कहा जाता है। कीटोन बॉडीज की चर्चा देखिए, इसको पूरा डिटेल नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इतना देख लीजिए। कीटोन बॉडीज में 3 चीजों की चर्चा है। इसमें है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, फिर है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और एसीटोन। ये तीनों याद कर लीजिए कीटोन बॉडीज में। एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड और एसीटोन, ये 3 चीजें हो गई।
अब आइए, ऑक्सीकरण अधूरा क्यों रह जाता है? ऑक्सीकरण अधूरा रह गया, कीटोन बॉडीज बन गया, क्यों हुआ ऐसा? इसके बारे में कहा जाता है कीटोन बॉडीज बनता क्यों है? जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, जैसे उपवास वगैरह आप करते हैं तो आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। या फिर बहुत अधिक फैट लेने पर, फैट की संख्या ज्यादा आपने ले लिया फैट, तो उसका ऑक्सीकरण अधूरा रह जाता है, क्योंकि उसके विथ रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन आपको कम मिला। इसी वजह से कीटोन बॉडीज बनता है। और वैसे कीटोन बॉडीज श्वास के साथ और यूरिन से बाहर निकल जाता है कीटोन बॉडीज, लेकिन जब कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा बॉडी में बनता है तो ब्लड में ये जमा भी होने लगता है। और जब ये जमा होने लगता है, शरीर को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में पहुंचता है, तब इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को कीटोसिस कहते हैं। यानी ज्यादा हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है कीटोसिस से। आइए, अब ग्लाइकोलाइसिस हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका ग्लूकोज के एक अणु को तोड़कर एटीपी प्राप्त करती है। ग्लूकोज के एक अणु को तोड़ा, उससे एटीपी प्राप्त हुआ। यह प्रक्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में होती है, यानी कोशिका द्रव्य में होती है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य में जनरली होती है ये क्रिया। आप कहेंगे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी हम लोग अभी देखेंगे, उसमें कुछ ज्यादा ही होता है ये सब प्रोसेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसको क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। थोड़ा सा वो भी हमने बनाने की कोशिश की है, उसको भी अभी देख लेंगे। तो साइटोप्लाज्म, अगर मान लीजिए कि साइटोप्लाज्म भी दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया है, साइटोप्लाज्म ही सही उत्तर है। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसको कहते हैं। ग्लाइको का अर्थ होता है शर्करा, ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइको का अर्थ होता है शर्करा, और लाइसिस का अर्थ होता है विभाजन, शर्करा का विभाजन करना, ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लाइकोलाइसिस इसीलिए कहा जाता है इसको। शर्करा को तोड़ेंगे यानी ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस होगा। इसमें ग्लूकोज के 6 कार्बन यौगिक होते हैं, तो विभाजित करके 3 कार्बक यौगिक या पायरुवेट में बदल जाता है। वो पायरुवेट में जैसे 6 है तो 3-3 करके 2 पार्ट में बांट दिया, छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया। इस तरह 2 पायरुवेट बन जाता है, तो एक ग्लूकोज टूटा तो 2 पायरुवेट बन गया। इस दौरान एटीपी और इलेक्ट्रॉन वाहन भी का भी उत्पादन होता है, जिनको NADH कहा जाता है। NADH कहा जाता है, इसका उत्पादन भी होता है। 2 चरणों में पूरा होता है। कैसे होता है देखिए, पहला चरण निवेश का चरण होता है, दूसरा चरण लाभ का चरण होता है। निवेश होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो पहले हमने उसमें कुछ पैसा लगाया, फिर उसके बाद वो पैसा लगा के तो खत्म हो गया, सामान खरीद लिया, फिर उस सामान का इस्तेमाल किया लोगों से, फिर कमाया, कमाई करके जितना कमाई हुआ उस कमाई में हम पहले जितना निवेश किया उसको हटा देते हैं, जो बचा उसको हम लाभ कहते हैं। तो अब जो पहला चरण था, किस चीज का पहला चरण? ग्लाइकोसिस का, यानी ग्लूकोज जो टूटता है उस दौरान भी एटीपी की जरूरत होती है, तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, पहले ऊर्जा खपत की जा रही है। इस चरण में एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को तोड़ने में किया जाता है। 2 एटीपी टूटता है, 2 एटीपी का इस्तेमाल होता है ग्लूकोज को तोड़ने में। एक ग्लूकोज के अणु हो गए, 2 NAD, 2 ADP प्लस 2 अकार्बनिक फॉस्फेट भी इसमें मिलता है। कितना प्रोसेस होता है? एक ग्लूकोज है, 2 NAD, 2 ADP प्लस 2 कार्बनिक फॉस्फेट, ये सब इस्तेमाल करता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अब जब इतनी चीजें हो रही हैं, इतनी चीजें में क्या बनेगा इसमें, ये बाद में देखेंगे, पहले इस लाइन को देख लीजिए। इतनी चीजों की प्रक्रिया होने पर 2 पायरुवेट बनता है, 2 NADH उत्पन्न होता है, 2 हाइड्रोजन के वो बनते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन प्लस बन गया था, आयंस बनेंगे, 2 हाइड्रोजन के आयंस बनते हैं, 2 ATP और 2 अणु जल के भी बनते हैं। अब 2 ATP लगाया, 2 ATP है, लेकिन देखिए ऊपर कहा गया, ऊपर ओवरऑल में कहा गया एटीपी का यहाँ उत्पादन हो रहा है, यहाँ खपत हो रहा है। यहाँ 2 ATP लगाया, लेकिन बन कितना रहा है? 4 ATP बन रहा है, तो 2 का फायदा हो गया यहाँ पर। तो ओवरऑल 2 ATP का फायदा होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी का लाभ होता है, तो 2 इस्तेमाल किया, 4 बना, 2 घटा दीजिए तो 2 का लाभ होता है, शुद्ध लाभ होता है। ठीक है, 2 पायरोवेट, 2 NADH, 2 हाइड्रोजन आयंस, 2 ATP बचता है, फाइनली 2 अणु जल के हो गए। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत ग्लूकोज से होती है।
ग्लूकोज का हम लोगों ने ऊपर भी देखा था फॉर्मूला C6H12O6। इस पर अब वो जो ऊपर देखा उसको हम लोग थोड़ा डिटेल देखते हैं। इस पर हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम आकर के क्रिया करता है। एक एंजाइम शरीर से निकलता है जिसका नाम हेक्सोकाइनेज होता है, वो इस ग्लूकोज पर आकर के प्रतिक्रिया करता है। और इसके बाद फाइनली 2 पायरोवेट, 2 NADH, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 ATP और जल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। उसी को हमने यहाँ पर फाइनली लिखा हुआ है। अब NAD का फुल फॉर्म क्या होता है? NAD की बात भी ऊपर आई हुई थी यहाँ पर। NAD, ADP, ये सब क्या होता है इसको देखिए। NAD क्या होता है? ये कोएंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान पोषक तत्वों से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है। ये क्या है? कोएंजाइम। NAD एक कोएंजाइम है। और NADH क्या है? तो NADH NAD से ही आकर के मिला हुआ। कैसे? तो NAD है, ये हाइड्रोजन को ले लिया तो NADH इसमें जुड़ गया, हाइड्रोजन आयन ले लिया तो ये NADH हो जाता है। NAD ही NADH में बदल जाता है। अब ADP क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट क्या है? ये एक कम ऊर्जा वाला अणु होता है। ऐसा अणु होता है इसमें एनर्जी थोड़ी कम होती है। इसमें 2 फॉस्फेट होते हैं, बेसिकली फॉस्फेट वाला है ये। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ADP और एक अकार्बनिक फॉस्फेट मिल जाता है, तब जाकर के एक ATP बनता है। यानी ATP बनने से पहले एक प्रक्रिया। ADP बेचारा कम पावर वाला है। एक जो है अकार्बनिक फॉस्फेट, उसका साथ इसको मिल जाता है, उसको जोड़ लेता है तो एक दोस्त मिल गया, ताकत बन जाता है। फिर ये ATP अणु का निर्माण कर देता है। ADP ही ATP अणु का निर्माण करता है। आइए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। क्रेब्स साइकिल भी है। क्रेब्स साइकिल को मुझे लगता है अभी देखना ठीक नहीं होगा, बहुत ज्यादा चीजें हौच पौच हो जाएंगी। इसको भी हमने बनाया तो है बहुत अच्छे से। तो क्रेब्स साइकिल में 1-2 चीजें ही हम देखते हैं। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड चक्र भी कहते हैं। जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये ATP रिलीज होने की, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और ये कोशिका में कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लोगों ने अभी जो देखा, ये क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एग्जैक्ट आंसर यही है। और जो हम लोगों ने यहाँ देखा ग्लाइकोलाइसिस, इसकी प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में होती है और क्रेब्स साइकिल जो चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये अंतर होता है। ठीक है, इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं, इसको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, इतनी जरूरत नहीं, उतना ही काफी है। क्रेब्स साइकिल से मुझे नहीं लगता अभी तक क्वेश्चन शायद आया हुआ है, इसको रहने देते हैं। हालांकि बनाया तो है बड़ा बढ़िया हमने, खैर कोई नहीं। एक ये देख लेते हैं BMR क्या होता है। BMR को देख लीजिए, बेसल मेटाबॉलिक रेट, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो BMR भी देख लीजिए। आराम की अवस्था में शरीर के जरूरी कार्य के लिए जो कम से कम न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है उसको BMR कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट हो गया, जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी तो रेट हो गया तो इतने की जरूरत होती है। ठीक है, तो अब इसमें अगर मापेंगे तो ये छोड़ दीजिए, बहुत थोड़ा सा टफ है, इतना याद करना नहीं हो पाएगा। क्योंकि 2 अमेरिकी वैज्ञानिक हुए, आर्थर और हैरिस हुए, आर्थर हैरिस और फ्रांसिस बेनेडिक्ट हुए। उन्होंने BMR को नापने का फॉर्मूला दिया हुआ है। एक ये फॉर्मूला, पुरुषों में अलग BMR का फॉर्मूला है, महिलाओं में अलग है BMR का फॉर्मूला, इसको भी रहने दीजिए। और फिर इसी को मापने के लिए एक और वैज्ञानिक हुए, 2 और वैज्ञानिक हुए, मिफ्लिन और सेंट जियोर। इन्होंने भी मिलकर के एक इक्वेशन दिया कि ठीक है, उनका फॉर्मूला तो था ही, हम भी एक फॉर्मूला देते हैं। पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए इन्होंने अलग अलग फॉर्मूला दिया BMR मापने का, इसको भी रहने दीजिए।